Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So today in this second part of the video I will discuss with you that what is the role of uric acid and how it causes arthritis and what are the various type of substances in which the level of uric acid is high, it mean in which the level of purines is high. So अगर इस पार्ट को आप कंटिन्यूशन में करना चाहें तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो यू शुड वॉच, यू शुड लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। उसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक होगा आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, सो यू कैन क्लियर ऑल योर कंसेप्ट रिगार्डिंग द यूरिक एसिड। तो दोस्तों आओ चलते हैं, व्हाट इज यूरिक एसिड दैट आई हैव डिस्कस विद यू दैट यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। जो कि लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, सी फूड खाते हैं, जहाँ सम ऑफ द अदर थिंग्स इन विच द लेवल ऑफ प्रोटीन्स इज टू मच हाई। So that mean in case of normal life the uric acid which is produced is around maximum 400 mg daily. So out of that maximum 80-90% is eliminated out by the kidney. आपकी किडनी उसको बाहर निकाल देती है। बट इन सम केसेस क्या होता है कि अगर आपकी किडनी की प्रॉब्लम थी, जहां आप कई और डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जहां आपने कैंसर थी और उसका कीमोथेरेपी करवाया, जहां आपने क्या किया डायबिटीज से सफ़र कर रहे थे लॉन्ग टर्म, तो आपकी किडनी में ऑलरेडी देयर वाज ए लिटिल बिट प्रॉब्लम। तो आपने की किडनी ने क्या किया, यूरिक एसिड का लेवल जो था इट वाज इंक्रीज्ड। इसका मतलब आपकी किडनी से बाहर नहीं गया। सो द सेकेंड पार्ट, ये कब आपको अर्थराइटिस करता है, कब आपको गठिया करता है, गॉट कहते हैं जिसको। इट मीन व्हेन एवर योर डेली सिंथेसिस इज नियरली 18,000 19,000 टू मैक्सिमम 30 to 32,000 mg। इसका मतलब 19,000 से लेकर 32,000 के आसपास जब इसका फॉर्मेशन होता है देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू कैन से अर्थराइटिस। ये अर्थराइटिस कॉज करता है, दैट इज कॉज्ड एज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ योर बोन्स। सो हाउ इट कॉज, सो दिस इज द नॉर्मल लेवल यू कैन से इन द नॉर्मली इट लाइज अराउंड 5 to 6 mg पर डेसीलीटर। इसको हम सेफ भी कहते हैं, गुड भी कहते हैं। बट इन द माइक्रोमोल इट इज़ अराउंड 300 to 350 माइक्रोमोल पर लीटर, इट इज़ कॉल्ड एज ए सेफ लिमिट। इन द नैनोमोल इट इज़ 0.3 to 0.35, it is a safe limit. But how it is you can say harmful, जब आपका लेवल मोर देन 7 mg पर डेसीलीटर चला जाता है किसका, यूरिक एसिड का, then it is called as a harmful level. And the second thing, whenever your level in the micromole millimole is in micromole is 3 more than 400 micromole per liter and more than 0.4 मिलीमोल पर लीटर, दिस इज कॉल्ड एज ए डेंजरस कंडीशन। वहाँ पे जो आपके लिए डेंजरस होता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट फूड्स, कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें यूरिक एसिड का लेवल जो है इट इज़ हाई, इट मीन द प्यूरिन्स का लेवल जो है हाई होता है, जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। द फर्स्ट इज़ ए डेयर मीट। अगर हिरन का मीट अगर आप खाएँ तो उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द सेकेंड पार्ट ट्राउट और म्यूजल्स। तो जो म्यूजल्स हैं, जो ऐसे एनिमल हैं दे आर फाउंड इन द सी, कुछ ऐसी टाइप की स्पेसिफिक फिश हैं, अगर आप उसको खाएं तो आपकी बॉडी में प्यूरिन्स का लेवल बढ़ेगा। इन द अदर साइड आपकी बॉडी में क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल जो है इट विल इंक्रीज। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज अल्कोहल एंड बियर। तो दोस्तों अगर आप कभी भी देखें तो अल्कोहल के साथ आप वाटर ड्रिंक करते हैं। अगर आप नीट अल्कोहल लें तो वो आपको डिहाइड्रेशन करता है। कहने का मतलब इट कॉज एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ वाटर आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो उस केस में भी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कॉजिंग दी वट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ यूरिक एसिड। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज ए ऑर्गन मीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अगर आप ऑर्गन मीट लेते हैं, जैसे आप कहीं भी चिकन खाते हैं, लिवर खाते हैं, जहाँ कोई और पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चिकन यू आर कंज्यूमिंग, इन दैट केस द लेवल ऑफ यूरिक एसिड इज इंक्रीज्ड। सो व्हाट आर द अदर सब्सटेंस जिसमें कि आपका कम लेवल हो या मीडियम हो, वो कौन कौन से सब्सटेंस है, बीफ और आइदर पोल्ट्री फॉर्म से जो आप मीट लेते हो, जो मुर्गी फॉर्म से आप मीट लेते हैं
सो उस केस में भी आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। नाउ इन केस ऑफ कॉफ़ी, पोटैटो, पीनट, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड स्पाइनच, पोटैटो में भी इसका लेवल हाई होता है। एंड सेकंड थिंग इन द कॉफ़ी, तो दोस्तों अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, डोंट ड्रिंक कॉफ़ी इन ए नंबर ऑफ टाइम्स, बार बार कॉफ़ी ना लें, कभी आपको लेना तो 1 to 2 टाइम्स यू कैन कंज्यूम, बट अगर ज़्यादा टाइम और उसका हाई कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसमें भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है पीनट एंड बटर, इसका कंजम्पशन जरूर करें बट इन द लिमिट अमाउंट, अगर ज़्यादा करते हैं तो तब आपको प्रॉब्लम आ सकता है। द नेक्स्ट इज़ द स्पाइनच एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप ऐसे ग्रीन मीन वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा पालक, साग आप बहुत खाते हैं, उस केस में अगर आप पहले से ही हाइपर यूरिसीमिक हैं, आपका यूरिक एसिड पहले से हाई है, कितना है, इफ़ योर यूरिक एसिड इज़ अराउंड अप्रोक्सीमेट 6 to 8 mg पर डेसीलीटर, उस केस में आप साग ज़्यादा ना खाएं, पालक ज़्यादा ना यूज़ करें, पोटैटोस ज़्यादा ना यूज़ करें। रिमेनिंग जो दोस्तों लोग कहते हैं कि हम दाल नहीं खानी चाहिए, हमें चने नहीं खाने चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन जो फूड है उसमें आपका प्यूरिन कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं होता। कहने का मतलब जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं उसमें आपका यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं बढ़ता। आप ले भी लें तो इस देयर इज़ ए नो एनी साइंटिफिक क्लू कि हाँ आपको चना नहीं खाना चाहिए, आपको दाल नहीं खानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है आप उसका ध्यान रखें और इस चीज़ को ज़रूर देखें, सो दैट दिस सब्सटेंस विल नॉट मैनी टाइम अफेक्टेड। बट अगर आप पहले से ही हाई यूरिक एसिड से सफ़र करते हैं देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। सो नेक्स्ट आर द मेडिकेशंस विच रेज द यूरिक एसिड, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपको नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट आ जाती है लासिक्स, तो दोस्तों जो लासिक्स है वो आपका आ जाता है डाइजूरेटिक। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों का बीपी बढ़ता है, जहाँ बॉडी में एडिमा रहता है, जहाँ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर उनको डाइजूरेटिक्स देते हैं। सो डाइजूरेटिक क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को बढ़ाते हैं। अब आप सिंपल सी बात, अगर आपका यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा, जैसे लासिक्स ने किया, फ्रूसीमाइड जिसको कहते हैं, तो आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ेगा बिकॉज इट इज़ ए सल्यूट एंड यू हैव एक्सक्रीटेड द सॉल्वेंट। जब आप बॉडी से सॉल्वेंट बाहर निकाल देंगे तो इट इज़ ए नॉर्मल थिंग दैट सल्यूट लेवल विल बी इंक्रीज्ड, और ये इंक्रीज्ड फिर कहाँ जाएगा, आपके जॉइंट्स में अकमुलेट हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको पहले दो चीज़ें बता दी हैं कि जॉइंट्स में एक तो आपका बेसिक pH होता है, दूसरा दे आर अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, दे आर ऑन द कूल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कम होने से उस कैविटीज़ में ये जॉइंट के साइनोवियल फ्लूइड में ये क्रिस्टल फॉर्म में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। द सेकेंड पार्ट इज़ हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये भी डायूरेटिक है, इनसे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। एस्प्रिन, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लिटिल बिट डिक्लोफेनिक के साथ भी रिपोर्टेड था, जब मैक्सिमम एस्प्रिन के साथ रिपोर्टेड है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए एस्प्रिन लेता है, उसका यूरिक एसिड इज़ ऑलरेडी हाई, तो डोंट रिकमेंड एस्प्रिन आपका यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में, इट इंक्रीज द अकमुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लामेशन एंड जॉइंट पेन्स। निकोटिनिक एसिड, तो दोस्तों निकोटीन आपकी किस में होती है, चाय में। चाय बार बार ना लें क्योंकि आपका निकोटीन क्या करता है, इट इंक्रीज द लेवल ऑफ योर यूरिक एसिड इन द बॉडी। नेक्स्ट इज इथेम्ब्यूटोल, दोस्तों दिस इज ए एंटी टीबी ड्रग, फर्स्ट क्लास ड्रग। अगर आप देखें तो जो इथेम्ब्यूटोल है ये क्या करती है, इट रिड्यूस द यूरिक एसिड सिक्रीशन, ये आपकी किडनी से यूरिक एसिड का बाहर निकलना कम कर देती है। तो नॉर्मली हम इथेम्ब्यूटोल कब लेते हैं, जब हमें टीबी हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, मींस कि हमें लंग्स का डिजीज़ हो, उस केस में इथेम्ब्यूटोल वहाँ पे थेरेपी में चलती है। और वो इथेम्ब्यूटोल क्या करती है, आपका यूरिक एसिड का जो सक्रीशन है उसको कम कर देती है। जब आपकी यूरिक एसिड का सक्रीशन किडनी से, यूरिन से कम होगा, अल्टीमेटली आपका यूरिक एसिड का होगा बढ़ जाएगा। सेकेंड इज़ इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर, तो दोस्तों ये जो कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर हैं दे एडवर्सली इफेक्ट आपका यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ा देते हैं, आइदर बाय इंक्रीजिंग देयर सिंथेसिस और आइदर बाय रिड्यूसिंग देयर एलिमिनेशन। तो तीन ही मैकेनिज्म रहते हैं, जहाँ तो कोई ड्रग आपका सिंथेसिस बढ़ा देगा, जहाँ वो आपका
जो एलिमिनेशन कम कर देगा या वो आपका अकमुलेशन करवा देगा। सपोज जैसे आप एंटासिड लेते हैं, तो दोस्तों अगर हम एंटासिड लें तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो एंटासिड है वो किडनी को इफेक्ट करते हैं। कहने का मतलब वो आपका एसिडिटी तो कम करते हैं, वो बेसिसिटी बढ़ा देते हैं। तो जब आपकी किडनी में आपने लॉन्ग टर्म पेंटोप्राजोल लिया, अमीप्राजोल लिया, आपकी किडनी का पीएच क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब आपकी किडनी का पीएच बढ़ेगा, ये एसिड है, आपको पता है यूरिक एसिड क्या करेगा, इट स्टार्ट टू अकमुलेट इन द बॉडी। तो ये भी एक सेकेंडरी फैक्टर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ जर्नल चीज़ें भी बता दूं कि आप कभी भी सुबह उठें तो आप क्या करें, अगर सर्दियाँ हैं तो लिटिल बिट वार्म वाटर यूज़ करें, थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पिएँ, कम से कम मिनिमम 1 to 2 किलोमीटर नॉर्मली वॉक ज़रूर करें। अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी डाइट में कभी भी ऐसा सब्सटेंस ना लें जिसमें कि प्यूरिन्स होता है, जिसमें कि प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको ना लें। ऐसी ड्रग्स कभी भी बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ना लें विच इंटरफेयर विद द यूरिक एसिड अकमुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया डायूरेटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट, और उसके साथ जो एक मेजर ड्रग आ जाता है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड एज ए कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो है उसमें जो कीमोथेरापिटिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, आपका यूरिक एसिड बढ़ा देती हैं। इनडायरेक्टली दैट नॉट इंक्रीज, बट जिस बंदे को कैंसर होगा उसकी बॉडी में सेल डिग्रेडेशन बढ़ेगा और कैंसर से क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल जो है बढ़ जाता है। अब आने वाले जो वीडियो होगा दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की आपको डाइट लेनी चाहिए, किस टाइप की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर उससे भी काम नहीं होता तो कौन कौन सी ड्रग्स इसके लिए अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।